बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेफरेंसिंग की बात करेंगे और इसके साथ साथ अवॉइडिंग प्लेजरिज्म की बात करेंगे कि हम अपनी टेक्निकल राइटिंग में, डॉक्यूमेंटेशंस में, थीसिस एंड प्रपोजल में प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप थीसिस में 15 to 18% प्लेजरिज्म अलाउ है। इसी तरह आर्टिकल्स के अंदर रेफरेंस के साथ आपको 18% तक प्लेजरिज्म अलाउ होता है। तो आपने प्लेजरिज्म को इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि आपका जो प्लेजरिज्म है वो इस स्पेसिफिक परसेंटेज से ज़्यादा ना हो। तो रेफरेंस क्यों ज़रूरी होता है कि हम रेफरेंसिंग करें अपने डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर, और कब कब हमें रेफरेंसिंग करनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लेक्चर आउटलाइन की बात करें तो पहले तो बात करेंगे कि हमें रेफरेंस क्यों देना चाहिए, फिर कैसे हम रेफरेंस दे सकते हैं। इसके साथ साथ फिर प्लेजरिज्म की बात करेंगे कि हम प्लेजरिज्म किसे कहते हैं और प्लेजरिज्म को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि वाई डू वी रेफरेंस, तो रेफरेंस हमें इसलिए करना चाहिए कि हम जो भी अपना अगर कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई पेपर राइटिंग कर रहे हैं, तो जो हम बात कर रहे हैं अगर वो हमने खुद उसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ, किसी और की बात है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो रीडर को समझ आ जाए कि जो भी ये बात हो रही है ये हमने खुद नहीं की, ये किसी और बंदे ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। कि शो वेयर वी गेट गॉट आवर फैक्ट्स फ्रॉम, मतलब जो भी चीज़ें हम बयान कर रहे हैं, जो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर्स हमने खुद नहीं उसको जो है तो रिसर्च किया, वो किसी और बंदे ने उसको पहले रिसर्च किया हुआ है, वही बात हम कर रहे हैं। फिर शो अदर पीपल्स वर्क टू सपोर्ट, और जो हम काम करने जा रहे हैं किसी और बंदे ने भी अगर इसके बारे में बात की हुई है तो उसको एज अ सपोर्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि इस बंदे ने भी इस काम की बात की है कि इस फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना चाहिए, तो इसलिए हम इस पे काम करें। फिर आवर ऑन आर्गूमेंट, और जो भी हम बात कर रहे हैं, हमारा जो भी हम आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, उन आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कि मज़ीद उसकी जब आप रेफरेंस देते हैं तो इससे बेसिकली आपका जो भी आर्गूमेंट होगा वो स्ट्रेंथन हो जाता है, उसको लोग फिर सुनते हैं कि वाकई इसकी कोई वर्थ है। फिर डिस्कस व्हाट अदर पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेड एंड डन एंड गिव योर ओन एनालिसिस ऑन इट। और सेकेंडली ये कि जब रेफरेंसिंग हम करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि पूरी दुनिया में जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में या टॉपिक के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है। और उसके साथ साथ कुछ जो यूज़फुल डेफिनेशंस होती हैं या एक्सप्लेनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए नॉर्मली ये ज़रूरी होता है कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर जहाँ भी ज़रूरत पड़े हमें रेफरेंस करना चाहिए। अब टू अलाउ अदर पीपल टू फाइंड द मटेरियल वी यूज़ टू सपोर्ट आवर क्लेम्स। और इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल जो भी अगर हम कोई प्रपोजल दे रहे हैं और प्रपोजल में हम बात कर रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तो वो जो हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है, इस पर काम करना, तो ये जो हमारा क्लेम है इसको सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ 4-5 लोगों की और रेफरेंस करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने कहा हो कि वाकई दिस इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम जिस पे काम होना चाहिए। और इसलिए फिर हम कहते हैं कि ये जो रेफरेंस है ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर ईच रेफरेंस इज़ कंप्लीट एंड एक्यूरेट। अच्छा जी, हाउ डू वी रेफरेंस, कैसे हम रेफरेंस कर सकते हैं। एक चीज़ तो यह है कि हम साइटेशन के थ्रू रेफरेंस कर सकते हैं। यू मेक अ शॉर्ट रेफरेंस, मतलब कि हम अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक छोटा सा रेफरेंस दे दें, या तो ऑथर का लास्ट नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मतलब कि लास्ट नेम उसका जो भी हो और साथ में उसने किस साल में वो अपना रिसर्च पेपर या आर्टिकल या बुक पब्लिश किया है उसका वहाँ पे ईयर मेंशन कर दें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं साइटेशन। अब द साइटेशन एक्ट एज अ की सो दैट योर रीडर कैन फाइंड द फुल रेफ। और ये जो साइटेशन होती है ये वही है कि एक की तरह काम करता है कि जो भी रीडर है अगर उसने उस आर्टिकल को कंप्लीट पढ़ना है तो वह फिर फर्दर उसको जाके जो रेफरेंस लिस्ट होती है वहाँ पे जाके देख लेते हैं और उस आर्टिकल को कंप्लीट जो है रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो साइटेशन बेसिकली काम करती है जस्ट लाइक एज अ की, और उसको फिर साइटेशंस की मदद से हम उसके जो ओरिजिनल ऑथर होता है, जो पेपर होता है, उसको पढ़ सकते हैं जिसने भी पढ़ना हो। फिर आ जाता है जी कोटेशन, यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर इन कोटेशन मार्क्स। अब लेट सपोज कि आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप किसी एक ऑथर की किसी एक लाइन को जो है तो कोट कर रहे हैं। ठीक है,
तो वो आपने हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लिखना होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। कि जब भी आप किसी एक रिसर्चर की, साइंटिस्ट की, किसी की कोई बात अगर अपनी थीसिस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप लिखेंगे, तो आपने एज इट इज़ अगर आपने लिखना चाहती हैं तो फिर आप हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। यू मस्ट इंक्लूड द ऑथर्स लास्ट नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड द पेज नंबर। और इसके साथ साथ आपने जो ऑथर का लास्ट नेम होगा, मतलब जिसकी बात को आप कोट कर रही हैं, फिर किस साल में उसने पब्लिकेशन की थी और किस पेज के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है जिसको आप कोड करें, ये आपने साथ मेंशन करना होता है। जैसे ये एक एग्जांपल भी दी गई है कि जनरली इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस EAP कवर्स those educational activities in higher education, the purpose of which is the teaching and learning of education required by undergraduate, postgraduate and staff। और इसमें देखें कैनेडी जो है ये ऑथर का लास्ट नेम है, फिर 2001 में ये पेपर पब्लिश हुआ था और पेज नंबर क्या है 21। तो मतलब इस तरह अगर आप किसी एक रिसर्चर की एज इट इज़ बात को यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आप हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं और एंड पे आपने रिसर्चर का लास्ट नेम लिखना होता है, फिर आपने पब्लिकेशन ईयर और फिर आपने पेज नंबर लिखना है। अब यहाँ पे फर्दर इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि व्हाट शुड यू कोट, कि किस चीज़ को आपने कोटेशन में लिखना है, किसको नहीं लिखना है, ये देख लें। अब व्हेन यू आर यूजिंग समवन डेफिनेशन, मतलब अगर आप किसी की डेफिनेशन जो है तो एज इट इज़ लिख रहे हैं तो फिर आपने हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। फिर व्हेन यू वांट टू डिस्कस एग्जैक्टली व्हाट समवन सेड, और जब आप एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड किसी की बात को डिस्कस करना चाहें तो तब आपने इन्वर्टेड कोमास को यूज़ करना है। और व्हेन द प्रिसाइज डिटेल ऑफ व्हाट समवन से इज़ इम्पॉर्टेंट, और जब हमेशा जैसे लॉ होता है, पॉलिसी है, डॉक्यूमेंट है, जब आपने किसी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट बात करनी है, जैसे लॉ पॉलिसी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी पॉलिसी हो सकती है, तो फिर आप उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं, कोटेशंस में लिखते हैं। फिर इसके साथ साथ व्हेन समवन हैज़ फ्रेज्ड समथिंग इफेक्टिवली एंड सुसेंटली, मतलब कि जब किसी भी बंदे ने किसी फ्रेज के बारे में जो है तो कोई बार बार उसको यूज़ किया है तो फिर आप उसको इन्वर्टेड कोमास में लिख सकते हैं। अब बात आ जाती है जी पैराफ्रेजिंग की। तो पैराफ्रेजिंग किसे कहते हैं? यू पैराफ्राइज व्हेन यू चेंज द इंफॉर्मेशन रीड इनटू योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल मीनिंग। अब पैराफ्रेजिंग बेसिकली एक तरीका होता है कि आप बजाय इसके कि आप किसी भी ऑथर के एग्जैक्ट सेम वर्ड्स को कॉपी करें, एज इट इज़ आप लिखें, जैसे अभी लास्ट स्लाइड में बात हुई है कि आपको फिर वो इन्वर्टेड कोमास में लिखने पड़ेंगे, आप उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं, लेकिन अपने अल्फाज में आप इस तरीके से लिखते हैं कि जो उसका जो मीनिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो चेंज ना हो। ठीक है, तो पैराफ्रेज हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम पैराफ्रेज करें? इट शोज़ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर इज़ सेइंग। और हमें जो है तो नॉर्मली पैराफ्रेज क्यों करना पड़ता है कि हम इस चीज़ को ये बताना चाह रहे होते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ आ गई है कि जो भी ऑथर बात बताना चाह रहा है। फिर इट मेक्स इट ईजियर टू बिल्ड योर ओन आर्गूमेंट, और अगर हम कोई अपनी बात बताना चाह रहे होते हैं उसको एज एन जस्टिफिकेशन के तौर के ऊपर, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम अपने अल्फाज में उस चीज़ को बयान करते हैं। फिर इट फिट्स मोर इजीली विद योर ऑन राइटिंग स्टाइल, और फिर आसानी हो जाती है कि हम हर एक बंदे का लिखने का अपना स्टाइल होता है, तो जब हम अपने तरीके से लिखते हैं तो हमारे लिए चीज़ों को समझना और उसको कैरी ऑन करना आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ओरिजिनल लाइन है, ठीक है, जो कि किसी ऑथर ने लिखी थी कि एम्प्लॉयर्स हु प्रोवाइड चाइल्ड केयर एट द वर्क प्लेस हैव फाउंड दैट लेटनेस डिक्लाइंस एंड लेवल ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय एम्प्लॉयज़ आल्सो डिक्लाइन। तो ये कोई भी किसी भी ऑथर ने जो है तो ये एक स्टेटमेंट अपने पेपर में लिखी थी। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम पैराफ्रेज करेंगे, मतलब अगर हम पैराफ्रेजिंग करना चाहें तो उसको हम कैसे कर सकते हैं कि देयर इज़ एविडेंस टू सजेस्ट दैट ऑन साइट डे केयर इज़ बेनिफिशियल टू एम्प्लॉयर्स बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर मोर पंक्चुअल एंड अपीयर टू सफ़र लेस फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, अब ये देखें, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है, मीनिंग सेम है, और हमने इसके स्टेटमेंट के एंड में ये उसका रेफरेंस भी दे दिया कि ये 2018 में पब्लिश हुआ था और ये स्मिथ ऑथर का नाम है जिसने ये बात की थी। लेकिन अब देखें कि हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट को अपने अल्फाज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। अब ये पैराफ्रेजिंग की फर्दर एक्सरसाइजेज हैं कि एम्प्लॉयर्स हु प्रोवाइड दिस। ठीक है, यहाँ पे जो है तो हमने क्या किया था, लास्ट में हमने यहाँ पे रेफरेंस को एंड पे लिखा हुआ है।
एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम लिखें कि अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2012 दोज एम्प्लॉयज़ हु आर प्रोवाइडेड विद चाइल्ड केयर। ठीक है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट करें, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मिथ 2012 हैज़ हेल्ड द व्यू दैट व्हेन employers offer डे केयर फैसिलिटीज़ देयर एम्प्लॉयज़ टेंड टू अराइव ऑन टाइम। मतलब कि जब भी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको अगर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अगर हम डे केयर या चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें तो वो जल्दी से अपने ऑफिस टाइम पे आते हैं। तो लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, पहले में हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू स्मिथ और दूसरे में हमने स्टार्ट ही स्मिथ 2012 से किया और फिर उसके बाद आगे जा रहे हैं। इसी तरह एक और तरीका है कि जो अभी लास्ट में हमने सेलेक्ट किया था, तो दिस इज़ पैराफ्रेजिंग, कि जब आप अपने अंदाज में किसी एक सेंटेंस को लिखते हैं लेकिन जो ओरिजिनल जो ऑथर है उसने जिस तरीके से या जो मतलब वो समझाना चाह रहा होता है, आपने उस कॉन्टेक्स्ट को चेंज नहीं करना, वो कॉन्टेक्स्ट सेम रहना चाहिए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। अब देर आर सम थिंग्स टू नोट, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। वाई आर दीज डिफरेंट, इट इज़ नेसेसरी टू रीड रिसर्च पेपर्स क्रिटिकली। इन दिस रिगार्ड वार्कर emphasizes the importance of understanding the methodology employed by researchers in the studies. It is important to understand the methodology that researchers use in their studies. अब इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है उसमें देखिए हमने ये जो वार्कर और सिर्फ जो ईयर है उसको हमने पैरेंथेसिस में लिखे है। ठीक है, वो इसलिए लिखा है कि यहाँ पे ये जो वार्कर है ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, कि वार्कर ने ये बात की है कि जो है तो मेथोडोलॉजी जो है उसको स्टडी करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो वार्कर है ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, इसलिए फिर हमने इसको पैरेंथेसिस में नहीं लिखा, राउंड ब्रैकेट्स में नहीं लिखा। लेकिन जो सेकंड है, सेकंड में हम उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बात उसी की है लेकिन यहाँ पे हम उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने उसका नाम और फिर ईयर दोनों को हमने इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है। ठीक है, व्हेन द ऑथर नेम इज़ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि जब आप किसी भी ऑथर के नाम को एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो फिर आपने उसको इन्वर्टेड कोमा या ब्रैकेट्स में नहीं लिखना होता, और अगर आप सेंटेंस में यूज़ नहीं करते तो फिर आप उसको ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। अब मोर देन वन ऑथर के समटाइम्स जो है तो 2 या 3 ऑथर्स हो सकते हैं, तो अब फिर आप उन दोनों को एंड में ऐसे लिख सकते हैं जैसे मॉर्सन एंड चाइल्ड 2012, मतलब दोनों के दरमियान एंड कर दें और फिर लिख लें सेंटेंस के एंड में। ठीक है, या उसको अगर 3 हो जाएं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मॉर्सन चाइल्ड एंड स्मिथ 2010, तो इस तरह आप उसको रेफरेंस कर सकते हैं। और अगर 3 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर हम एट ऑल को यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा रिसर्च पेपर है या कोई आर्टिकल है जिसमें 3 से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो उसको फिर हम कैसे करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो पहला ऑथर होगा वर्थ, और उसके बाद हम ET और AL लिख देंगे, इसका मतलब होता है एट ऑल, और फिर हम ईयर नंबर लिख देंगे किस साल में पब्लिश हुआ था। तो इसका मतलब होता है कि जितने भी इसके साथ को ऑथर्स थे उन सब ने इस बात को सजेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है तो इनको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस रेडियो प्रोडक्शन इज़ लेस सोफिस्टिकेटेड देन इन द पास्ट, और हॉवर्ड, और ये एट ऑल का मतलब है कि हॉवर्ड अकेला नहीं है, उसके साथ 3 या 4 लोग और हैं जिन्होंने इस पेपर के ऊपर काम किया था और ये बात कही है। इसी तरह ये नीचे एग्जांपल्स हैं तो आप इनको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे बताया गया है कि गिव ऑल नेम्स इन योर रेफरेंस लिस्ट, और मतलब अगर आप रेफरेंस कि जो आप एक लिस्ट बनाते हैं उसमें फिर आपको सारों के नाम देने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे है ना 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ऑथर्स हैं, तो जो आपकी रेफरेंसिंग की डॉक्यूमेंटेशन के एंड पे लिस्ट बनेगी वहाँ पे आपने चारों के नाम लिखने हैं। लेकिन अगर आप अपने किसी पैराग्राफ के अंदर यूज़ करें तो फिर आपने एट ऑल को यूज़ करना है, फिर आपने चारों के नाम नहीं देने। अब सेकेंडरी रेफरेंस की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ सेंटेंस इन अ बुक बाय ग्रे। जैसे मतलब अगर आपने किसी बुक के पेज को रेफरेंस करना है तो आप क्या करेंगे, आपने जो है तो उसका ऑथर ने मेंशन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल जो है तो पेज नंबर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि पेज नंबर जो है वो 9 है। अकॉर्डिंग टू ब्राउन्स 2015 स्टडी मिडल मैनेजर्स फील मोर स्ट्रेस दैन दोज इन हायर पोजीशंस। ठीक है, जैसे एक रिसर्च है तो यहाँ पे हम बुक को कोट कर रहे हैं। ठीक है, यू वांट टू यूज़ ब्राउन्स इंफॉर्मेशन बट यू हैव ओनली रेड ग्रेज
बुक। मतलब हम किसी एक ब्राउन्स की इंफॉर्मेशन को हम रेफ़र कर रहे हैं बुक को जो हमने पढ़ा था, तो इसको रेफरेंस करने का तरीका क्या होता है कि पहले आपने ब्राउन, मतलब जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं उसका आपने बता दिया कि 2015 में पेपर है, और आपने इसके बारे में कहाँ पे पढ़ा है, ग्रे की बुक के अंदर। तो साइटेड इन आपने लिखना है कि साइटेड इन ग्रे, और उसकी बुक पब्लिश कब हुई थी, 2016 में, और पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 9। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि आपको ये बुक पढ़ रहे हैं और बुक के अंदर जो बुक का ऑथर है उसने किसी और बंदे का अगर कोई लाइन को रेफ़र किया हुआ है, तो वो अगर आप एज अ रेफरेंस यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसका तरीका यह है कि आपने पहले ओरिजिनल जो ऑथर होगा उसकी बात करनी है, फिर साइटेड इन ग्रे मतलब जो बुक का नाम होगा, और फिर आपने उसका आगे 2016 और पेज 9 जो भी होगा, पब्लिकेशन ईयर और पेज नंबर, वो आपने मेंशन करने। और इसी तरह यू कैन नॉट इंक्लूड ब्राउन बिकॉज यू हैव नॉट रेड दिस ऑथर, यू कैन ओनली हैव ग्रे इन योर लिस्ट। रेफरेंस के अंदर सिर्फ ग्रे आप लिख सकते हैं। तो इसके साथ ये एक एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज को आपने एक नज़र देखना है, और फिर इसी एक्सरसाइज के यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंसिंग यूज़ की गई है कि अकॉर्डिंग टू वाल्टर एंड मार्क। आप लोग इस एक्सरसाइज को जब पढ़ेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा कि ये रेफरेंसिंग कैसे हुई है। ठीक है। अब इसके साथ रेफरेंस लिस्ट एक्सरसाइजेज, ये कुछ मज़ीद एक्सरसाइजेज हैं कि आपने अगर बुक को रेफरेंस करना है तो बुक को आप कैसे करेंगे कि अगर आपको कुछ रेफरेंस दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि आप ये बताएं कि ये जो रेफरेंस है ये किसी बुक का है या किसी जर्नल आर्टिकल का है, तो आप कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ सोर्स वन इज़। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो बार्टन के 2010 पीपल इन पेंटिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। तो जहाँ पे भी कोई यूनिवर्सिटी या प्रेस की या किसी पब्लिकेशंस की नाम आएगी तो वो हमेशा क्या होगी, कोई ना कोई बुक की हम बात कर रहे होंगे। इसी तरह बैक्स्टर F 2015 है, कंज्यूमर केमिस्ट्री, जर्नल ऑफ। तो जहाँ पे भी बात आ जाएगी जनरल की, तो इसका मतलब है कि अब हम किसी रिसर्च पेपर जर्नल की बात करें कि जो रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे आएगा कि द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन ब्रॉन्ज, हाउ कैन वी टीच देम, न्यूयॉर्क WH। और यहाँ पे ये पेज नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए पेज नंबर 197 से लेके 211 तक। तो इसका मतलब है कि हम किसी बुक के एक चैप्टर की बात करें और वो चैप्टर का पेज नंबर कौन से हैं, 197 से लेके 211। ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी न्यूज़पेपर का एक रेफरेंस दे रहे हैं तो उसके लिखने का तरीका क्या होगा कि आपने जो भी वो जर्नलिस्ट होगा उसका नाम लिखा, फिर उसका ईयर लिखा। ठीक है। फिर जो उसका टाइटल होगा न्यूज़पेपर का आपने नाम लिखना है, फिर उसकी डेट और उसका क्या पेज नंबर था वो आपने मेंशन कर दिया। इसी तरह अगर आप किसी वेबसाइट को रेफरेंस कर रहे हैं तो वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपने यहाँ पे, और कब आपने उसको एक्सेस किया वो सारा डेट मेंशन कर देना। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं कि आपने जब अपने थीसिस या कोई प्रपोजल या डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपने रेफरेंसिंग करनी है तो रेफरेंस करने का तरीका क्या है, अगर बुक को आपने रेफ़र करना है तो उसका क्या तरीका होगा, और अगर आप किसी जर्नल या चैप्टर या न्यूज़पेपर या वेबसाइट को आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीका होगा। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने रेफरेंसिंग की बात की है। अब हम बात करेंगे प्लेजरिज्म। ठीक है जी। तो प्लेजरिज्म व्हाट इज़, अगर हम प्लेजरिज्म की डेफिनेशन बात करें तो आप किसी एक स्टूडेंट का काम कॉपिंग अनदर स्टूडेंट वर्क, किसी एक अपने कुलीग का काम एज इट इज़ आप कॉपी कर लें। ठीक है। फिर यूजिंग अ पैराग्राफ फ्रॉम योर ओन थीसिस सबमिटेड प्रीवियसली, कि मतलब आप अपने थीसिस में जो काम जमा करवा रहे हैं वो पहले भी किसी और ने काम किया हो। यूजिंग एन आइडिया इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन एल्स इन योर डॉक्यूमेंट विदिंग सेइंग सो, मतलब कि आप किसी और की बताई हुई बात को ही अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे हैं लेकिन आप बता नहीं रहे कि इससे मेरे से पहले ये बात किसने की है, जो हम रेफरेंसिंग में बताते हैं। ठीक है। फिर कॉपिंग समथिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ बुक जर्नल, या आप किसी बुक से या कॉपी करते हैं और कोटेशन मार्क्स नहीं लगाते। ठीक है। तो ये भी आपका प्लेजरिज्म में आ जाएगा। फिर किसी और बंदे का आइडिया साइट करते हैं और डिस्कस करते हैं तो ये भी जो है तो ये प्लेजरिज्म में आ जाएगा। यूजिंग अ ग्राफ फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट साइटिंग इट, और अगर आप इंटरनेट से कोई भी ग्राफ लेते हैं लेकिन आप उसका साइट नहीं करते तो ये भी प्लेजरिज्म कहलाता है। इसी तरह जो है तो फर्दर ये वही आ जाएगा कि साइटिंग समवन एल्स आइडिया एंड डिस्कसिंग इट नॉट प्लेजरिज्म, सॉरी,
कि ये अगर आप किसी और का आइडिया साइट करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं तो वो प्लेजरिज्म नहीं होगा। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी की बात करते हैं लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं करते, उसको उसका रिवार्ड नहीं देते, ठीक है। मतलब किसी बंदे ने अगर 10 15 20 पेपर्स को पढ़ के एक पेपर आर्टिकल लिखा है तो उसने उसमें मेहनत की है, तो आपको चाहिए कि आप उसको जो है तो एक्नॉलेज करें। जब आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, तो फिर वो कॉपी नहीं कहलाता, ठीक है। अगर आप उसका नाम नहीं लिखेंगे तो फिर वो प्लेजरिज्म कहलाएगा। अच्छा जी, अगर हम इसी टॉपिक को अगर हम सम अप करें तो इफ़ यू हैव इंक्लूडेड समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट एंड यू डू नॉट मेक इट क्लियर दैट इट इज़ समवन एल्स आइडिया, मतलब अगर आप अपने बुक के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं और आप इस चीज़ को क्लियर नहीं करते कि ये किसी और बंदे ने पहले भी इसको बात की हुई है, देन रीडर एज्यूम इट्स योर आइडिया सिंपली बिकॉज इट्स नॉट योर ऐसे। तो ऑब्वियसली जो भी रीडर होगा वो यही एज्यूम करेगा कि ये जो बात की है ये आपने की है, ठीक है। एंड दैट्स द कन्वेंशन इन एकेडमिक राइटिंग, देयरफॉर वी रेफरेंस एवरीथिंग दैट इज़ नॉट आवर ओरिजिनल वर्क। और इसलिए जो है तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो, जो थीसिस हो, उसमें वही चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके ऊपर आपने काम किया हुआ है। अगर आप किसी और का कोई काम एक्सप्लेन कर रहे होंगे और उसका रेफरेंस नहीं देंगे तो ये सपोज किया जाएगा कि ये काम आप ही का है, जबकि वो आपका नहीं होगा, और जिसकी वजह से फिर आपको पेनल्टी होगी और वो प्लेजरिज्म की कैटेगरी में शो होगा। अब हम प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हाउ कैन आई अवॉइड प्लेजरिज्म, तो इसमें आ जाएगा हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म। इसमें अवॉइड पुअर पैराफ्रेजिंग, मेक श्योर दैट यू चेंज द वर्ड्स एंड द वे द सेंटेंस इज पुट टुगेदर। पैराफ्रेजिंग आप कर सकते हैं, और पैराफ्रेजिंग इस तरीके से आप करें कि सेंटेंसेस को आप जो है तो थोड़ा सा अलाइन करें, उनको ऐसे थोड़ा सा चेंज करें, अल्टर करें, लेकिन जो ओरिजिनल उनका मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू ओनली चेंज समवन वर्ड्स वेरी स्लाइटली, और कहते हैं कि आप तब भी प्लेजरिज्म में आ सकते हैं कि अगर आप सिर्फ सिनोनिम्स को आपने सिर्फ वर्ड्स के सिनोनिम्स आपने लगा दिए और बाकी और कोई चीज़ चेंज नहीं की। अब मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस यू वांट टू फ्रेज टू इंश्योर दैट यू डू नॉट चेंज द मीनिंग, और इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि आप जिस भी सेंटेंस के वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं उससे उसका पूरा का पूरा मीनिंग ना चेंज हो जाए, ठीक है ना। अगर मीनिंग चेंज हो जाएगा तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट फॉरगेट टू यूज़ कोटेशन मार्क्स व्हेन यू बोरो समवन एल्स वर्ड, और कहते हैं कि इस चीज़ को ना बोलें कि जब भी आप किसी और का लिखें तो कोटेशन मार्क्स लाजमी लिखें। वही जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को कॉपी करते हैं तो कोटेशन मार्क्स का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेक क्लियर विच आर्गूमेंट्स ऑफ योर एसे और थीसिस आर बेस्ड ऑन अदर पीपल्स वर्क, और इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि कौन सा हमारा ऐसा सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं ना, तो लिटरेचर रिव्यू में जितना भी हमारे पिछले रिसर्चर्स ने काम किया होता है हम उसको रेफरेंस करते हैं। तो ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बता दें कि यहाँ पे ये जो एक या दो पैराग्राफ्स होंगे इसमें हमने सिर्फ वही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो कि पहले लोगों ने बताई हुई हैं, ठीक है, कि जो रीडर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब लिस्ट एवरी सोर्स that you have used and double check your reference list against the citation in your essay, मतलब आप अपनी पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी आपने साइटेशंस किए हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन के एंड पे जो रेफरेंस की लिस्ट होगी वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है तो प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि प्लेजरिज्म्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। टेक्निकल राइटिंग के अंदर जो रेफरेंसिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इट्स वेरी अनएथिकल कि आप अगर किसी और का कोई बात अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखें और आप उसको रेफरेंस ना करें। तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।